हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट इन क्वेश्चंस को निपटाते हैं। आपको ये आने चाहिए। इनके क्वेश्चन नंबर जो है वो बहुत अच्छे, मतलब सही नहीं दे रखे हैं, उल्टे पुल्टे हैं, आगे पीछे हैं। डोंट वरी अबाउट दिस, डोंट थिंक अबाउट दिस। क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले। 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है, हर एक जो कंडीशन है उसको बड़े ध्यान से आपको करना है, याद रख लेना। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, डेल्टा वी इक्वल 0। कांस्टेंट वॉल्यूम है। टेम्परेचर इज रेज्ड, टेम्परेचर बढ़ाएगा 298 से 308। हीट सप्लाई की 500 किलो जूल, 500 जूल। ठीक है, विच वन इज द ट्रू? कौन सा ट्रू है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेस के ऊपर ही ये चीजें दे रखी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। डेल्टा यू हमें पता, फर्स्ट लॉ क्या होता है? डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। तो डेल्टा यू को निकालना हमें, इक्वल टू क्या बोला उसने? कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट सप्लाई की है तो हीट की वैल्यू तो 500 जूल दे रखी है उसने। ठीक है, प्लस वर्क डन क्या होता है? पी डेल्टा वी। यही किया था ना वर्क डन, पी डेल्टा वी ही था, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल यस के, सर। है ना। तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, ए होगा, ए गलत है। ठीक है, ट्राई कीजिए दोबारा से। तो देखिए डेल्टा यू इक्वल, हम प्लस माइनस के साइन में नहीं जाएंगे कि वर्कडन प्लस का है या माइनस का है, एक्सपेंशन का वर्कडन है या कंप्रेशन का वर्कडन। वो जब यहाँ क्वेश्चन में मेंशन हो तभी आप प्लस माइनस के वर्कडन में जाइए। उससे पहले नॉर्मल डब्ल्यू को डब्ल्यू लिखिए, डब्ल्यू के अंदर ही है, वर्कडन के अंदर ही वो प्लस या माइनस का है। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या होगा। प्लस पी डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है? 0, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, तो ये आ गया मल्टीप्लाई में 0। तो क्या बन गया? डेल्टा यू इक्वल 500 आ गया। समझ में आ गया? और 500 क्या है? वो तो क्यू के इक्वल है, चेंज इन हीट। क्लियर है? हीट ही था ना 5। अब बताओ आंसर क्या है? आकृति ने दिया है बी। यस, शायद क्यों लगाया है बेटा? आर सर यू बी नॉट? होगा। शायद नहीं, जब मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो कॉन्फिडेंट बनो। अगर आपको डाउट है, सर वो मैंने पहले वाला गलत कर दिया था ना, इसीलिए सेकंड वाला किया था सॉल्व। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको डाउट है तो मुझसे पूछिए, मैं यहीं बैठा हूं ना। अभी भी अगर शायद लगाओगे ना तो बेटा आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा, हमेशा आप ना कंफ्यूजन में रहोगे। आई डोंट वांट कंफ्यूजन। जब हम सॉल्व कर चुके हैं तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर आप शायद लगा रहे हो तो फिर आप मुझसे पूछिए कि सर ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट मुझे डाउट है। वाई आई एम इन डाउट, इसका मतलब एक हो सकता है कि आपने सी और डी ऑप्शन चेक नहीं किया, है ना, नहीं ये भी डाउट। सर, वो मेरा चैट बॉक्स ही ओपन था। अभी मैं नोटबुक पे जब सॉल्व कर रही थी, मैंने आपकी स्क्रीन अभी वाली ओपन नहीं करी थी इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, वो तो बट तो ये डेल्टा वी की वैल्यू 0 की होगी। डेल्टा वी ऊपर देखो बेटा, मैंने लिखा कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट। चेंज इन वॉल्यूम 0 है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, बदला नहीं है, जितना पहले था उतना ही अब है। तो चेंज तो 0 है और हमें यहाँ चेंज चाहिए होता है वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम चेंज तो हुआ ही नहीं, तो इसलिए वो 0। सर क्लियर है? कांस्टेंट नहीं होता तो वैल्यू दे रखी थी ना। कांस्टेंट ना होता तो वॉल्यूम चेंज की वैल्यू वो देते डेफिनेटली। फिर हम यस उसके हिसाब से कुछ करते हैं ना। फिर हम वर्कडन भी निकालते, फिर वर्कडन जो निकलता, प्रेशर भी वो देता कुछ ना कुछ, फिर वर्कडन निकलता, वर्कडन के हिसाब से फिर हम वर्क करते। सर, ठीक है, हाँ जी। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर होता तो। टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो मतलब हीट सप्लाई ना होती, सीधी सी बात ही है ना। या हीट सप्लाई हो सकता है वो कांस्टेंट, क्या बोलते हैं उसको, हीट सप्लाई होती, बट वो कौन सी होती? क्या बोलते हैं उसे? सी। सी क्या था याद है? सी इक्वल क्यू डी क्यू बाई डी टी, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी की फॉर्म में हीट जाती। अगर देखो, अब इसको भी बता देता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर मान लो कि वो कह रहा है कि डेल्टा क्यू इक्वल 0 है। ठीक है, अब इसको नोट कर लेना, अभी जहां भी आप फॉर्मूले नोट कर रहे हो थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले, एक एक बुकलेट बना लो, एक नोटबुक, या फिर 10-15 पेज ले लो, जैसा भी आपका मन करे। पेज 10-15 पेज स्पेयर रख लो, थर्मोडायनेमिक्स शुरू करो। जैसे जैसे जो जो फॉर्मूला आ रहा है उन फॉर्मूलों का डिस्क्रिप्शन और जो भी इंपॉर्टेंट बात आ रही है उसको नोट करते रहो। ठीक है, तो ये वही चीज है। अब देखिए जरा क्या होगा अगर चेंज इन हीट 0 है, इफ, ठीक है, इफ अगर ये 0 है, ये दे रखा है, तो चेंज इन वो टेम्परेचर
equal to 0, then what I am writing, अगर हीट में चेंज दे रखा है 0, मतलब हीट में कोई चेंज नहीं हो रहा। सोचो किसी चीज की हीट उतनी ही है जितनी पहले थी, तो उसका टेम्परेचर बदल सकता है क्या? नो सर। नहीं बदलेगा, है ना। वर्क डन करने से बदला जा सकता है, ये हो सकता है कि वर्क डन हीट के बराबर हो जाए, तो वर्क डन से बदला जा सकता है। तो उसका अब दूसरा तरीका बताता हूँ। यानी हीट चेंज 0 है तो डेफिनेटली टेम्परेचर चेंज हम 0 मान सकते हैं, बट अगर वर्क डन हो रहा है तो गड़बड़ हो सकती है। तो अब देखो दूसरा जरा, लेकिन इस केस में तो यही रहेगा। अब दूसरा केस में देख रहा हूं, डेल्टा टी अगर 0 है, इफ यानी टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, देन डेल्टा क्यू इक्वल नोट 0, मे नोट बी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं मे बी नोट। हो भी सकता है ऐसा, नहीं भी हो सकता। ये समझ में आया? कोई इसको डिफाइन कर सकता है कि मैंने नीचे वाला उल्टा कैसे लिख दिया? जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो तो हीट कैसे चेंज हो सकती है? बताएगा कोई? ये दोनों फॉर्मूला अच्छे से याद करना बेटा। फॉर्मूले नहीं है, मतलब ये लाइनें हैं, 2 लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस चीज को? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो? यस, एनीवन? नहीं है? अब मैं बताता हूँ। टेम्परेचर चेंज 0 है, मैंने किसी चीज को टेम्परेचर, थर्मामीटर ने टेम्परेचर नहीं दिखाया। कैसे? मैंने बर्फ को, आइस को अगर गर्म किया, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर थी, मैंने उसको गर्म किया, वो लिक्विड बन गई, टेम्परेचर अब भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है, तो क्या आइस ने टेम्परेचर गेन नहीं किया? किया कि नहीं किया बोलो? हीट गेन की ना? समझ रहे हो ये बात? सर एक बार रिपीट कर दो। देखो, टेम्परेचर चेंज इक्वल टू 0, यानी आपने क्या किया, आइस को गर्म किया और हीट दे दी उसको, लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं दिखा रहा, आइस जो है वो पिघल गई, अब वो पानी बन चुकी है, यानी हीट में चेंज नहीं आया। सॉरी, टेम्परेचर में चेंज नहीं आया। टेम्परेचर में चेंज नहीं आया इसका मतलब आपने उसको हीट सप्लाई नहीं की, ऐसा तो नहीं है, आपने तो उसको हीट दी, है ना। मान लीजिए कि बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बड़ी बर्फ है, ठीक है, आपके रूम के जितनी बड़ी आइस को आपने पिघलाया, तो आपने काफी देर उसको गर्म किया होगा, है ना, 15 मिनट 10 मिनट कम से कम भी बर्नर चलाया होगा अपना, और उस बर्नर की वजह से सारी आइस पिघल गई, तो वो सारी हीट कहाँ गई? टेम्परेचर तो अब भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, है ना। लेटेंट हीट जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है, गुप्त उष्मा। ऐसे ही हीट कैपेसिटी होती है, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ा, बट हीट हमने सप्लाई की तो उसने वो एब्जॉर्ब कर ली, वही हीट कैपेसिटी है, वही लेटेंट हीट है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट स्पेशली जब सब्सटेंस अपना वो बदलता है ना, स्टेट बदलता है, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से सॉलिड हो गया, उस टाइम पे लेटेंट हीट वर्ड यूज किया जाता है। बट अगर वो लिक्विड ही रहे, बट उसका टेम्परेचर ना बढ़े, हीट बढ़ रही है बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इसको बोलते हैं सी, हीट कैपेसिटी। तो जो हीट कैपेसिटी है वो हो सकता है इंक्रीज हो, और उसकी वजह से हीट कैपेसिटी के अंदर वो क्या हो गया, मर्ज हो गया, यानी हीट दी जा सकती है। टेम्परेचर भले ही 0 हो, बट हीट दी जा सकती है, और हो सकता है सिस्टम ने हीट ले ली हो, बट टेम्परेचर अभी भी चेंज 0 दिखा रहा हो। मतलब टेम्परेचर चेंज 0 होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि डेल्टा क्यू 0 होगा, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बट अगर हीट चेंज 0 होगा तो टेम्परेचर चेंज पक्के तौर पर 0 ही होगा। हीट अगर हीट नहीं बदली तो टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है? समझ गए? वो वर्कडन से हो सकता है, अगर हम ये कहें कि वर्कडन हो गया जिसकी वजह से वो हीट में कन्वर्ट हो गया, वर्कडन हीट में कन्वर्ट हो गया, बट वो वर्कडन में कैलकुलेटेड रहेगा, उसको हीट में नहीं मानेंगे हम, भले ही वो टेम्परेचर को चेंज कर दे, बट वो वर्कडन की वजह से टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो हम उसको वर्कडन मानते हैं, हीट में कैलकुलेट नहीं करते, तो इसलिए टेम्परेचर चेंज के चांसेस नहीं है, समझ लेना। क्लियर है? ये बात समझ में आई सभी को? ये यस सर। दोनों पॉइंट नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर को, सभी को। वॉइस, किसी को वॉइस नहीं आ रही? वॉइस क्लियर सर नहीं है? अटक एनीवन अटक के एल्स? आ और भी रही है है। कोई इसको अटक अटक आ रही है? ओके, मुझे कुछ देखना पड़ेगा, क्या मेरा इंटरनेट स्लो हो रहा है क्या? इज दिस, लेट मी चेक गाइस, देखता हूँ, या आप लोगों का कुछ इंटरनेट का इशू है।
सर तो सबका तो नहीं होगा ना इंटरनेट का हाँ इशू। हाँ हाँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ ना बेटा, तो बिल्कुल अटक बिल्कुल। अटक के आ रहा है। हाँ एक तो मिनट अटक रुको। अटक के आ रही है आवाज आपकी। हाँ हाँ बेटा, एक मिनट मैं देखता हूँ, वेट वेट वेट। हाँ तो ये सब क्लियर। सर मुझे तो क्लियर आ रही है। क्लियर है, ठीक है। मैं एक बार ना यूट्यूब चला के देखता हूँ, उसमें कुछ चल रही है क्या साफ तौर पर, है ना, फिर सर देखते अब हैं। क्लियर है। क्लियर है, सर अब क्लियर आ रही है। ठीक है डन। ठीक है, सर यहाँ पर भी नोटबुक पे यूट्यूब ना आसानी से सर्वर खुल रहा। डाउन चल रहा है। कल से ही ना बहुत ज्यादा नेट स्लो चल रहा है। हाँ हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर है, वो 500 जूल है, और वो वर्क डन जो है वो 0 है, ठीक है। ये सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ये याद रख लेना, हीट 0 हो तो टेम्परेचर 0 होता है, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर 0 हो तो हीट 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बस ये चीज जरूर लर्न रखना, ये आपके काम का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, देयर इज एन अनदर क्वेश्चन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, तो देखो मैं तीनों के फॉर्मूले फिर से आपके सामने लिख रहा हूं, हालांकि आपको याद होने चाहिए वो सब, है ना। डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, ये होता है हीट कैपेसिटी। स्पेस और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, और इसके डिवाइड में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, और इसके डिवाइड में क्या होता है, बताया कोई मुझे, याद है, ग्राम। ग्राम मास, है ना, ग्राम होता है इसके डिवाइड में, दैट्स इट। अब तीनों फॉर्मूले आपके पास में है, क्वेश्चन आपके सामने है। टेल मी बी व्हाट विल बी द बी आंसर। आंसर बोलिए भाई सभी, ढूंढिए और सर बताइए। बी। बी, ओके, एनीवन एल्स, किसी और को भी लगता बी है, मतलब श्योर होना चाहिए, लगना नहीं। सॉल्व करके देखो फटाफट, या मैं सॉल्व करूं। नहीं हुआ किसी से सॉल्व। देखो हीट कैपेसिटी इन्होंने दे रखा है, मास बाय हीट कैपेसिटी। मास बाय हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट हो सकती है क्या, स्पेसिफिक हीट हीट कैपेसिटी होती है डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। मास से डिवाइड कर दिया इसको, यानी मास ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक हीट तो ये थी, मास तो नीचे है, यानी पहला आंसर गलत है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आंसर देखो, दूसरे आंसर में क्या कर रहा है वो, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास, तो हीट कैपेसिटी क्या है, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी, इसके डिवाइड में मास आएगा तो मास बाय 1 होता है, 1 बाय मास से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 1 डिवाइडेड बाय मास, है ना। सही है, समझ में आया, बोलिए बेटा, समझ में आ गया यस सबको। सर। तो यही आंसर है ना, हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर रखा है, मास से डिवाइड करेंगे, तो यही तो था हीट कैपेसिटी, ग्राम से डिवाइड है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यही है ना, हीट कैपेसिटी क्या होता है, क्यू यस बाई सर। टी था, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था, उसको ग्राम से डिवाइड कर दिया, यानी मास से डिवाइड कर दिया, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके अलावा भी देख लेते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस को मास ऑफ द सब्सटेंस से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया, वो काहे की हीट कैपेसिटी आएगा, ये तो नहीं हो सकता, है ना, ये भी गलत है। डी नन ऑफ दीज, ये भी गलत है, हम बी आंसर निकाल चुके हैं, बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया सबको, यस गाइज। यस सर। अब एक चीज ध्यान रख लो, तीनों फॉर्मूले आपके सामने हैं, इनको अब आपको याद करना है, अभी याद होने चाहिए, वैसे तो ये पिछले सेशन में याद हो जाने चाहिए थे, बट यू शुड हैव टू लर्न दीज नाउ। अगली स्लाइड देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। अब मुझे बताइए, मैंने हीट कैपेसिटी के तीनों फॉर्मूले बोले थे आपको, लिखवाए थे, किसी ने अगर नोट किए होंगे तो उनकी नोटबुक के सामने होगा, और आंसर भी उनकी नोटबुक के सामने होगा। एसआई यूनिट बताना है, ठीक है, वन ऑफ यू। बी सर बी। ठीक है, राज बोल रहा है डी, अनुज बोल रहा है, अनुष्का बोल रही है सी, जूल पर केल्विन केजी, ओके। और भी है कोई, सर मेरा डी है। ओके ओके समझ गया बेटा, ठीक है। देखिए फिर से हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन वो लिखता हूँ, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। अब बताओ क्यू का ऐसा यूनिट क्या है, ऑप्शन सी होगा। सी होगा, ठीक है। क्यू का ऐसा यूनिट है जील, जूल, एनर्जी है ना, हीट। और टी का क्या है,
केल्विन, ऐसा यूनिट, बस जे के, जे बाय के, दैट इज जूल बाय केल्विन। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? आकृति पहले वी बोल रही फिर सी, ठीक है। डी है बेटा। सर वी तो ऑप्शन में ही नहीं है, वो मेरे से हाँ गलती हाँ से हाँ टाइप हाँ, हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है चलो। ठीक है, अभी किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना इस क्वेश्चन में, आगे बढ़े? इसका दिमाग घूम रहा है सर। अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, ठीक है, कोई खास बात नहीं मेरा है। दिमाग बिल्कुल सही है। हाँ हमें पता है बेटा, ओके डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। बी डिसेंट इन द क्लास बेटा, आप सभी अगर डिसेंट रहेंगे तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। हम लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, तो एक दूसरे को कुछ कहे ना तो वो सबसे अच्छा है ना। देखिए अब आगे क्या, देयर इज, अब कुछ क्वेश्चंस, कुछ डेफिनेशंस हैं, हम उनको क्लियर करेंगे वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट वो बोल रहा है देयर इज नो मैकेनिकल वर्क इन केस ऑफ आइसोकोरिक। आइसो का मतलब सेम है, कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम जिसका सेम होता है। सिस्टम नेट चेंज, तो देखो वर्क डन हमने पता है, वर्क डन क्या होता है, पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी वर्क है तो वर्क डन इक्वल, माइनस का मतलब अगर मैं यहाँ माइनस लगा रहा हूँ इसका मतलब होता है ये एक्सपेंशन का वर्क है, अगर प्लस लगा रहा हूँ तो कंप्रेशन का। हम माइनस वाला ले सकते हैं, प्लस वाला भी ले सकते हैं, कोई भी ले लो। वो तो जब वो क्वेश्चन में कुछ बताएगा तब हम माइनस प्लस लगाते हैं, वरना आप नॉर्मल भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरली एक्सपेंशन के वर्क पर ज्यादा काम होता है, ज्यादा उसी के बारे में बताया जाता है। इस वजह से वी शुड हैव टू टेक केयर अबाउट कि हम माइनस को ही लें, जनरली वर्क डन को माइनस में मान के चलें कि वो एक्सपेंशन का वर्क है, ठीक है। तो मैं भी इसलिए उसको माइनस ही लगा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में भी फिट हो जाए कि वो माइनस का ही जनरली लिया जाता है। तो देखिए क्या है, वॉल्यूम चेंज जीरो है, यानी पी, ये मैंने पहले भी बताया था, वॉल्यूम का चेंज जीरो है तो वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर है? यहाँ वो वही बता रहा है, नो मैकेनिकल वर्क इन केस ऑफ। तो ये बात, पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया, यस और नॉट? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। सेकंड देखो क्या कहता है, फॉर द केस ऑफ द फ्री एक्सपेंशन। अब फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, पता है किसी को फ्री एक्सपेंशन क्या होता है भाई? एनी गेस? एनी वन ऑफ यू knows about the free expansion? वॉल्यूम एक्सपेंशन वॉल्यूम नहीं होता बेटा, वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर, हाँ वैक्यूम के अंदर। इरिवर्सिबल प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में जो होता है। नहीं ऐसा नहीं है, रुको मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। देखो क्या है, अब मैं आपको एक कंडीशन सी बता रहा हूँ क्या होता है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सपोज दैट हमारे पास ये वैक्यूम है, ये बॉक्स जो है ये वैक्यूम के अंदर है, मतलब खाली जगह है, ठीक है, यूनिवर्स का पार्ट कह लो। इसके अंदर हमने एक पिस्टन लगा दिया, तो अगर मैं यहाँ पर एक पिस्टन लगा रहा हूँ, ये पिस्टन है, ठीक है, और इस पिस्टन के अंदर गैस भरी हुई है, तो किसी प्रेशर पर ये गैस भरी थी, मैंने क्या किया, पिस्टन को बिल्कुल बाहर निकाल दिया, ठीक है, और सिर्फ सिलेंडर बच गया, यानी पिस्टन का ढक्कन बाहर खोल दिया, ओपन। गैस के मॉलिक्यूल हमेशा क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, सबको पता है ना। तो गैस के मॉलिक्यूल अब पहले इधर उधर दीवारों पे टकरा रहे थे, चारों दीवारों पे, अब एक दीवार नहीं है, ऊपर से हमने ढक्कन खोल दिया इसका, है ना, लिड ओपन कर दी, पिस्टन बाहर निकाल दिया, तो अब एक दीवार नहीं है, तो जो मॉलिक्यूल उस दीवार की तरफ जा रहा था वो बाहर निकल गया, और बाहर स्पेस में जा रहा है, सोचो स्पेस के अंदर, तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, वो चलता रहेगा तब तक जब तक सामने कोई कोलाइड के लिए कोई दीवार ना आ जाए, कोई प्लेनेट ना आ जाए, कोई स्टार ना आ जाए, कुछ भी उसके रास्ते में जो आएगा वो वहां पे चला जाएगा, चलता रहेगा। समझ गए ये बात? यानी ये हमेशा चलता ही रहेगा, फ्रीली एक्सपेंड। तो क्या एक ही मॉलिक्यूल जाएगा, बाकी के मॉलिक्यूल भी इधर उधर टक्कर लगा लोगों के, लास्टली क्या करेंगे, वो वैक्यूम में बाहर निकल जाएंगे, यानी कि स्पेस में बाहर निकल जाएंगे, और हमेशा चलते रहेंगे, हमेशा गैस एक्सपेंड होती रहेगी। व्हाट आई एम सेइंग, हमेशा गैस एक्सपेंड होती रहेगी, आकाश में फैलती ही रहेगी। तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, वॉल्यूम तो इनफाइनाइट हमेशा बढ़ता रहेगा। और प्रेशर क्या है बाहर, प्रेशर तो जीरो है ना, ये कंफर्म है सबको, प्रेशर जीरो है। तो अब इसका वर्कडन निकालें तो देखो जरा, सर आवाज ब्रेक हो रही। आवाज ब्रेक हो रही है, सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या? नो सर। नो सर, क्लियर आ रही है। ठीक आ रही है, ओके बेटा आप रिफ्रेश कर लो, ठीक है, मीटिंग को। तो देखो क्या होगा, P एक्सटर्नल हो जाएगा इक्वल टू जीरो, ये हमें पता है, P जीरो बन गया, तो वर्क डन क्या था भाई, वर्क डन एक्सपेंशन है तो माइनस वाला ही वर्क डन लिखेंगे, है ना, P डेल्टा V। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, जब P की वैल्यू जीरो है और इन मल्टीप्लाई में डेल्टा V, तो ये इक्वल टू जीरो ही आएगा। ये क्लियर हो गया सबको? यानी फ्री एक्सपेंशन, आइडियल गैस जब फ्रीली एक्सपेंड करती है
कहीं पर भी यूनिवर्स में, ठीक है, या किसी और जगह पर भी फ्रीली एक्सपेंड करती है तो वो वर्क डन नहीं करती। सिंपली आप ये कह सकते हैं देन वर्क डन विल बी जीरो। ये लाइन भी याद रखने, और साथ में क्यों नहीं करती, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाता, ये भी याद रखना है। क्लियर है सबको ये? यस और नॉट गाइज? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक फॉर्मूला दे रखा है अभी थर्ड पॉइंट के अंदर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के तीन तीन एक जैसे फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है, तीनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, सिर्फ ये फॉर्मूला है डी यू इक्वल सी वी एन सी वी डी टी। डी यू इंटरनल एनर्जी हमें पता है कि डेल्टा यू को हम चेक कर सकते हैं क्यू प्लस डब्ल्यू से निकाल सकते हैं ना, सिंपल सा। लेकिन एक और फॉर्मूला है डी यू, या डेल्टा यू लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा यू बन जाएगा एन डेल्टा यू इक्वल एन सी वी डी टी। सी वी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था, याद है ना? सी के साथ वी लग गया तो वो सी एम वी है एक्चुअल में, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, उस टाइम पे जो हीट कैपेसिटी को मेजर करते हैं हम, वही है सीवी। और dt क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। n क्या है? नंबर ऑफ मोल। तो अगर ये फॉर्मूला लगा के भी आप इंटरनल एनर्जी को क्या कर सकते हो? ट्रैक कर सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला अब आपके सामने आ गया। ये समझ में आ गया सबको? इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, डोंट गो थ्रू द डेरिवेशन, हम वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो सिलेबस में भी नहीं है, बट ये फॉर्मूला है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इसकी एक डेरिवेशन हमने छोटी सी कर रखी है, तो इस तरह के तीन फॉर्मूले आने वाले हैं, सेम फॉर्मूला है। देखो, डी यू की जगह पर डी क्यू कह कर दो, डी क्यू की जगह पर डी डब्ल्यू कर दो, तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला है एन सी वी डी टी। तीनों के लिए एक फॉर्मूला है, समझ में आया? कंडीशन थोड़ी सी अलग अलग हो जाएगी, बस वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पर एनसीवीडीटी हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये जो वी है ना, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पर भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ भी, सब जगह पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई? एक फॉर्मूला तीन चीजों को निकालने का काम आ सकता है, बस वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, ये वाली कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। यस गाइस, टेल मी, ये फॉर्मूला समझ में आया? Yes, sir. आई हैव टू गो समवेयर, सो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप लीव कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। आपको यूट्यूब पर अपलोड मिल जाएगा लेक्चर, वहां से आप देख लेना, ठीक है। ओके बाय बेटा, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया भैया ना? एक ही फॉर्मूला है, बट अब आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ये अभी याद कर लेना, लिख के देख लेना, एनसीवीडीटी एनसीवीडीटी एनसीवीडीटी, डी यू डी क्यू डी डब्ल्यू, एनसीवीडीटी एनसीवीडीटी, और सी वी का मतलब है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी तीनों कंडीशंस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तभी ये इक्वल आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल में फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तभी आपको पता लगेगा, ठीक है। क्लियर है ये? तो यानी इस प्रोसेस के अंदर यही फॉर्मूला यहाँ पर दिखा रखा है, दैट्स इट, थर्ड पॉइंट था, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। इसको मैं सर रब इसमें कर अगर रहा हूँ। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो सर फिर तो जीरो हो जाएगा ना। हाँ, प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वो वर्क डन जीरो हो जाएगा, वर्क डन तो जीरो सर होगा। ये भी तो, हम्म हाँ सर वर्क डन जीरो हो जाएगा। हम्म ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आगे देखिए, अब आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है भाई? ये आप जानते हैं, आइसोथर्म यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी इक्वल जीरो, ठीक है। तो सीएम, अब वो सीएम की बात कर रहा है, सीएम क्या होता है ये अब आपको मैं फिर से लिख देता हूँ। सीएम हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी है, वो क्या होती है? डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी, और नीचे आएगा मोल, नंबर ऑफ मोल। अब वो कह रहा है कि आइसोथर्मल है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। अभी पीछे फर्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने बताया था, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, बट हीट तो बढ़ सकती है ना, ये बताया था मैंने। टेम्परेचर ना बढ़े बट हीट सप्लाई की जा सकती है सिस्टम को। मैं सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहा हूँ। हमारा पीछे वाला एग्जांपल याद कीजिए, मैंने बोला था मिल्क जो है वो गर्म होने में ज्यादा टाइम लेता है, उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। अब मैं क्या करूं, मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने में ज्यादा टाइम लगेगा मिल्क का, है ना। तो मैं अब यहाँ क्या कर रहा हूँ, इनफाइनाइट टाइम लग रहा है टेम्परेचर इंक्रीज होने में। मतलब मिल्क मैंने ले लिया 1 लीटर और मैं उसको गर्म कर रहा हूँ, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 1 साल, 2 साल, 10 साल, लगातार हीट दे रहा हूँ, लेकिन टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं आ रहा। उसने बोला आइसोथर्मल है, टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं आ रहा, हीट दे रहा हूं बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हीट कहाँ गई? हीट विल बी
एब्जॉर्ब्ड बाय द मिल्क। वो दिखाई नहीं देगी टेम्परेचर के इंक्रीज में, बट मिल्क में है वो हीट, मिल्क उसको अंदर खा गया, उसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, कितनी भी हीट दे दो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, मतलब हीट कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। समझ में आ गया ये बात? तो यानी सीएम इक्वल इनफाइनाइट, सीएम इक्वल टू इनफाइनाइट है यहाँ पर, यानी कि हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। ये कंडीशन अब आपको याद रखनी है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, चलो अब ये देखो, साथ में इसका लॉजिक भी पता होना चाहिए, लॉजिक भी याद रहना चाहिए। दूसरी चीज, हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, ये लाइन भी याद रहनी चाहिए, और इसका लॉजिक भी कि ये क्यों होती है इनफाइनाइट, दोनों चीजें। आगे देखते हैं, आइसोबारिक प्रेशर, ये वही चीज दे रखी है। आइसोबारिक प्रेशर का मतलब है डेल्टा पी इक्वल 0, है ना, आइसोबार है तो प्रोसेस के अंदर। तो देखो ये हमने पहले ही डिफाइन कर लिया था कि जो Cp होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, Cmp होता है। ये हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो Cm को, मोलर हीट कैपेसिटी को Cp अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बोल रहे हैं, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी को मेजर किया जा रहा है प्रेशर को कांस्टेंट करके। हीट को दो तरह से दिया जा सकता है ना, एक प्रेशर को कांस्टेंट करके, एक वॉल्यूम को कांस्टेंट करके। ये हमने पिछले सेशन में बोला था कि प्रेशर कुकर में आप हीट दे रहे हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अगर आप ओपन पतीले में सब्जी बना रहे हो तो प्रेशर कांस्टेंट है, 1 एटमॉस्फेरिक हमेशा प्रेशर पड़ता है। तो दो तरह से हीट दी जा सकती है, दोनों हीट में फर्क होता है। प्रेशर कुकर के अंदर सब्जी जल्दी बनती है और पतीले में सब्जी लेट बनती है। हीट पतीले में ज्यादा देनी पड़ती है, प्रेशर कुकर में कम देनी पड़ती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मतलब हीट को दो तरीके से दोगे तो हीट का अमाउंट, पाथ बदल दिया आपने हीट का, और इस वजह से अमाउंट भी अलग अलग लगेगा दोनों प्रोसेसेस में। तो हीट कैपेसिटी में भी ऐसा ही होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी दी जाए तो वो होगा CMP, लेकिन उसको लिखते सिर्फ CP है। क्लियर है ये बात? बस, और इसमें कुछ नहीं है। यस गाइस, समझ में आ गया सेकंड पॉइंट? यस यस सर। सर। थर्ड पॉइंट देखो, आइसोकोरिक है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये भी हीट कैपेसिटी दी जा रही है भाई, है तो वही। तो CV क्या होता है, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम को कांस्टेंट करके जब मोलर हीट कैपेसिटी को मेजर किया जाता है तो उसे CV बोलते हैं, CMV नहीं बोलते। मैंने लिखा CMV है बट वो CV ही कंसीडर होता है, ठीक है। M वो खा जाते हैं बस, इसमें तो ये वर्ड्स का कहानी है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसके अंदर हीट सप्लाई जो होती है वो 0 होती है। हीट को सप्लाई नहीं कर सकते, इंसुलेटेड सिस्टम है, बट वर्क कर सकते हो, अगर रिक्वायर्ड है तो कर सकते हो, है ना। तो CM 0 होगा। कैसे? CM का फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, DQ डिवाइडेड बाई DT। कुछ भी अगर समझ में ना आए तो पहले फॉर्मूला लिख के जरूर देखना है, और इसके मल्टीप्लाई में आ गया N मतलब नंबर ऑफ मोल। अब देखो क्या हो रहा है, CM इक्वल एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब हीट 0 है तो ऊपर अगर 0 आ गया बेटा तो नीचे कुछ भी हो, सब कुछ क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है सबको? यस गाइस, टेल मी। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये Yes, sir. सीधा हो गया 0, वो 0 आ गया, बस बात खत्म, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स अब आपको ध्यान रखने हैं। ओके, ठीक है। इसीलिए मैं कुकर में पतीले के मुकाबले चावल जल्दी बनते हैं। बिल्कुल बेटा, यू आर राइट, ठीक है। हमारी मम्मी भी जानती है हीट कैपेसिटी किसमें ज्यादा है और किसमें कम है ना। हीट कैपेसिटी और हीट को सप्लाई करने के कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में फर्क होता है, ये है प्रैक्टिकल, ठीक है। जो हमारे मदर्स जानते हैं, बस हम उसको नाम दे रहे हैं कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो तो ज्यादा हीट सप्लाई होती है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो तो कम हीट देनी पड़ती है ना। इसलिए CP माइनस CV इक्वल R होता है। यहाँ CP माइनस CV में डिफरेंस है, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, ठीक है। चलिए, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, अब नेक्स्ट आता है भाई, एक क्वेश्चन है, इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। व्हाट इट सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। इसने बोला फ्री एक्सपेंशन है, मतलब फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है, प्रेशर क्या है, 0, एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है ना। अभी बताया ना कि बाहर का प्रेशर, स्पेस का प्रेशर 0 होगा ना, ये बात सबको क्लियर है? यस सर। है ना, स्पेस का प्रेशर 0 होता है,
ओके तो यहाँ पर स्पेस का प्रेशर 0 हो जाएगा फ्री एक्सपेंशन में, याद रखना। आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब क्या है, वर्क कैन बी डन बट हीट कैन नॉट बी सप्लाइड, तो हीट की सप्लाई नहीं हो सकती, तो हीट का चेंज 0 है, वर्क किया जा सकता है, वो एक अलग चीज है। तो अब जरा लिखें इसको, डी यू इक्वल क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना। तो डी यू इक्वल क्या होगा, हीट की सप्लाई तो 0 है, एडियाबैटिक वर्क है, प्लस वर्क डन पी डेल्टा वी, तो प्रेशर क्या है 0 है, तो ये भी आ गया 0, प्लस 0 इंटू डेल्टा वी, तो ये भी 0 आ गया, तो डेल्टा यू क्या आ गया 0। क्लियर है। आंसर मैं आपके सामने नोट कर चुका हूं, लिख चुका हूं। अब आप लोग बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी डी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सर बी। बी। और भी कोई है भाई जो बताना चाहेगा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। यस एनीवन, सब लोग सो गए क्या, वैसे अभी टाइम नहीं हुआ सोने का। बी, बी ओके ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, डी क्यों नहीं होगा, क्या कोई इसका रीजन बता सकता है, डी क्यों नहीं होगा। डी में भी तो यही है ना, देखो हीट 0 हमने भी इक्वल बोला, हीट 0, वर्कडन 0 हमने भी बोला, वर्कडन 0, दोनों 0 कर दिया ना हमने, तो फिर डी क्यों नहीं हो सकता, बी क्यों है राइट आंसर, डी क्यों नहीं है। सर वो जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है सर, उसमें हीट मतलब काफी समय तक रुकती नहीं है, वो सर चेंज हो जाती है। नहीं हीट चेंज तो 0 रहेगा बेटा, एडियाबैटिक में हीट चेंज 0 रहेगा, सही है वो। मतलब सॉरी टेम्परेचर सर, टेम्परेचर टेम्परेचर में टेम्परेचर सुनो, नहीं 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 ऐसा नहीं है, टेम्परेचर के अंदर चेंज इक्वल नॉट 0, वो कह रहा है 0 नहीं है टेम्परेचर का चेंज, मतलब टेम्परेचर में चेंज हुआ भाई, जब हीट ही नहीं बदल रही तो टेम्परेचर कैसे बदल जाएगा। मैंने बताया था ना कि हीट अगर नहीं बदल रही है तो टेम्परेचर नहीं बदल सकता, बट अगर टेम्परेचर बदल रहा है, ठीक है, डेल्टा टी अगर 0 है तो हीट फिर भी दी जा सकती है, यानी कि ये पीछे लिखवाया था ना मैंने आपको कि अगर डेल्टा टी अगर ये 0 है तो डेल्टा क्यू विल नॉट इक्वल टू 0, ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर भले ही ना बदल रहा हो बट हीट कैपेसिटी की फॉर्म में तो हीट ले सकता है ना सिस्टम, वो दिखाए ना टेम्परेचर का चेंज। बट अगर डेल्टा क्यू हीट ही नहीं दी गई तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, ये हमेशा 0 ही रहेगा, और ये कह रहा है 0 नहीं होगा, इसलिए डी इज नॉट द राइट आंसर, दैट इज वाई डी राइट आंसर नहीं है। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक छोटी सी डेरिवेशन है, U इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम, अब देखिए अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है यानी कि डेल्टा U और डेल्टा V इक्वल 0, मीनिंग वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट अगर होगा, ठीक है, तो क्या होगा भाई, डेल्टा U इक्वल, या डेल्टा U नहीं लिखेंगे इसे लिखते हैं DU, ठीक है, इसे भी DU लिखते हैं, क्वेश्चन की डिमांड है कि इसे DU ही लिखा जाए, है ना। dv इक्वल 0 यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब ये होता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो डी यू इक्वल हो जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डी यू इक्वल हो जाएगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्यू प्लस पी डीवी था, है ना, डी छोटा डी लगाएंगे, छोटा चेंज कर रहे हैं तो पी डीवी। अब क्या आएगा, डी यू इक्वल क्यू प्लस पी, और डीवी कितना है 0 है, तो ये क्या आ गया, डी यू इक्वल आ गया क्यू के, प्लस में 0 लग जाएगा, है ना, तो ये आ गया डी यू इक्वल क्यू के इक्वल आ गया, यानी वर्क डन हो गया 0। तो डी यू को, डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन हीट पर ही डिपेंड करेगा। ये समझ में आ गया यहां तक। सर ये एक बार दोबारा समझाना। देखो ऊपर मैंने क्या लिखा, इंटरनल एनर्जी का चेंज लिख रखा है, ठीक है, डी यू इक्वल ये रहा डी यू इक्वल डी क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, क्यू सेम टू सेम, डब्ल्यू को फुल फॉर्म निकाल दी, पी डब्ल्यू पी डी वी कर दिया, है ना, पी डी वी, वर्क डन क्या होता है, पी प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, कर दिया। चेंज इन वॉल्यूम ऊपर 0, उसने बोला ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो 0 आ गया, तो ये सब 0 बन गया, तो डी यू जो है वो क्यू के इक्वल आ गया, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन हीट पर डिपेंड करेगा, तो मैंने यही निकाला बस, नथिंग स्पेशल, क्योंकि वर्क डन वहां 0 हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन 0 हो रहा है,
ये साथ के साथ मेरे आप लोग भी लिखा करो, उससे बहुत क्लियरली समझ में आएगा। क्लियर है यहां तक सबको? यस गाइज, बोलिए बेटा। हाँ जी, यस सर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इससे। अब देखो मैंने आपको पीछे एक फॉर्मूला याद करवाया था ना कि डी क्यू या डी डब्ल्यू या डी यू इक्वल होता है एन सी वी डी टी। यहाँ इसने इसका फॉर्मूले का यूज किया, क्यू वाले का। देखो ये रहा, डी क्यू इक्वल एन सी वी डी टी। डी क्यू यानी क्यू की जगह पर एनसीवीडीटी भर दिया तो क्या आ गया, डी यू की वैल्यू आ गई। मतलब इसने डी यू को डिराइव किया कि वो एनसीवीडीटी है। मैंने आपको वहां पहले ही बता दिया ये तीनों चीजें एनसीवीडीटी के बराबर होती हैं, बात खत्म। डी क्यू डी डब्ल्यू डी यू सब के सब एनसीवीडीटी के बराबर है। और अगर डी की जगह डेल्टा लगाना है तो डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू बड़ा चेंज यानी इरिवर्सिबल, वो छोटे चेंज है रिवर्सिबल, ठीक है। डेल्टा यू इक्वल क्या आ जाएगा, एन सीवी और डेल्टा टी। याद रखना कि ये दोनों यहां पर कांस्टेंट हैं, वहां पर भी कांस्टेंट ही हैं, ठीक है। हाँ बेटा, समझ में आ गया क्या लिखा है? यस सर। यस सर। तीनों फॉर्मूले एक ही हैं, सीधा एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एनसीवीडीटी 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 और डेल्टा डी यू डी क्यू या डी डब्ल्यू, तीनों में से कोई भी हो, ठीक है। आगे बढ़े, सिंपल डेरिवेशन थी ये, है ना। ध्यान से इसको नोट जरूर कर लेना। अब एक और क्वेश्चन आता है भाई, चलिए वो क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है वो क्वेश्चन? ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, किसी गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड करने का मतलब वर्क डन क्या होगा इसमें, नेगेटिव। अब याद रख लेना, एक्सपेंड हो रही है गैस, ऊपर की तरफ जा रहा है वॉल्यूम, मतलब मेरे ऊपर काम हो रहा है, सराउंडिंग पे काम हो रहा है, तो वो वर्क डन हो गया नेगेटिव। वेल इंसुलेटेड, इंसुलेटेड है मतलब हीट अंदर नहीं जा सकती, बाहर नहीं जा सकती, जैसे थर्मोस बोतल होती है। इंसुलेटेड है तो मतलब चेंज इन हीट भी जीरो है। क्लियर है? ये दो कंडीशन है। कंटेनर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है और उसकी वैल्यू दे रखी है 2.5 एटमॉस्फेयर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रेशर दिया है 2.5 एटीएम, ठीक है। और बाकी दोनों कंडीशन मैंने ऊपर लिख ली कि वर्क डन नेगेटिव होगा और क्यू जीरो है, ठीक है। चेंज इन हीट, इनिशियल वॉल्यूम था उसका 2.5 लीटर, तो मैं यहाँ पर पी V1 लगा दूं, इसे V1 जो है वो 2.5 लीटर है। और फाइनल वॉल्यूम जो है वो उसका हो गया, यानी उसने क्या किया कि प्रेशर था, इनिशियल वॉल्यूम था, फाइनल वॉल्यूम था, तो V2 वो हो गया 4.5 लीटर। तो लीटर डेल्टा V क्या आएगा, डेल्टा V दैट इज डेल्टा V विल बी V2 माइनस V1। तो 4.5 माइनस 2.5 कितना आएगा भाई, बोलिए जरा। डेल्टा V इक्वल 2 लीटर आ सर गया दो। माइनस, यस 2 लीटर आ गया माइनस में, तो ये इसने दे रखा डेल्टा V, ये इसने दे रखा P। अब वो कह रहा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये आपको फाइंड करना है, डेल्टा यू फाउंड करना है, सीधा सीधा इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। डेल्टा ई भी होता है इंटरनल एनर्जी, याद रख लेना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कहीं कहीं ई साइन भी यूज होगा। तो इक्वल क्या आ जाएगा इसकी, तो देखिए जरा क्या आएगा अब इक्वल। और डेल्टा यू इक्वल क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो डब्ल्यू को क्या लिखें, डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस नहीं, अब माइनस का डब्ल्यू हो जाएगा, है ना। प्लस के आगे माइनस का डब्ल्यू, पी डेल्टा वी। माइनस क्यों होगा भाई, ऊपर कंडीशन दे रखी है एक्सपेंड कर रही है गैस, तो वर्क डन यस सर। माइनस होगा, तो मैंने इसको माइनस लिख दिया, याद रख लेना। तो ऊपर भी इसको माइनस लिखना पड़ेगा, है ना। वर्क डन को मैं ऊपर भी माइनस ही लिख रहा हूं, अब ये आपको ध्यान रखना है, सीधी बात। तो डेल्टा यू इक्वल क्या आ गया, हीट सप्लाई हुई है, इंसुलेटेड है, हीट सप्लाई तो जीरो है, तो क्यू की जगह तो जीरो भर दिया, माइनस प्रेशर कितना है 2.5 एटमॉस्फेयर है, उसने दिया हुआ है, ये रहा। वॉल्यूम कितना है डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम 2 लीटर हमने निकाल रखा है, भर दिया, ठीक है। आंसर क्या आएगा, डेल्टा यू इक्वल माइनस का 5.0 एटीएम लीटर, एटमॉस्फेरिक लीटर। उसने क्या पूछा, इंटरनल एनर्जी इन जूल, जूल में पूछी है। तो अब एटमॉस्फेरिक लीटर को जूल में कैसे बदलें, तो इसके लिए तो कन्वर्जन आना चाहिए ना, यूनिट कन्वर्जन। तो जो अब लिखवा रहा हूं वो ध्यान से लिखना, यूनिट कन्वर्जन, है ना। 1 एटीएम लीटर होता है, 1 एटीएम लीटर के अंदर होता है 101.3 जूल, 101
0.3 जूल। और 1 बार, एक और यूनिट कन्वर्जन लिख लेना, 1 बार लीटर उसमें होता है 100 जूल। ये चीज सबको समझ में आ गई भाई? यस सर। तो अब मेरे को आंसर निकाल के दो। आंसर कैसे निकलेगा? आपके सामने डेल्टा यू है, लेकिन इसको अब आपको जूल में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल टेक डेल्टा यू, अब यहाँ आ जाएगा -5 मल्टीप्लाइड बाय 101.3। तो ये आ गया डेल्टा यू इक्वल 5 या 15, 5 एकम 5, 605 सर ये ऑप्शन। -506.5। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब इन्होंने 505 तो दे रखा है, तो इसका मतलब इन्होंने क्या कर रखा है, राउंड ऑफ कर रखा है। किसको राउंड ऑफ कर दिया? ये 0.3 को खा गए ये लोग, सिर्फ 101 मान लिया इन्होंने। तो अगर ये 101 मान रहे हैं, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, 505 आ जाएगा कि नहीं आएगा, है ना? माइनस का 505 जूल इट विल बिकम। क्लियर है भाई? कोई डाउट है यहां तक? अभी तक समझ में आ गया? यस सर। आंसर आंसर क्या होगा? सी। सर सी। यस अब सर। है ना, अब ध्यान रखना, ये लोग बहुत समझदार होते हैं। नीट के जो क्वेश्चन पेपर है, ये नीट में क्वेश्चन डाला है ना, इन्होंने ऊपर इंसुलेटेड लिख दिया और एक्सपेंड लिख दिया। सिर्फ एक्सपेंड लिखने का मतलब आंसर माइनस में आना चाहिए, वर्गडन माइनस में होगा। अब इन्होंने देखो आंसर में क्या दिया, बहुत शाणे ये, माइनस वाला 505 भी दे रखा, प्लस वाला भी। अब बच्चे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं, वो माइनस का ध्यान नहीं रखते, 5 को 101 से मल्टीप्लाई कर दिया, होते 505 आ गया, 505 पे टिक लगाया, भाग गए, आगे अगला क्वेश्चन देखने लग जाते हैं। इवन आपको हर एक कंडीशन का ध्यान रखना है। आंसर निकलने के बाद में ये ध्यान रखना कि माइनस भी दे रखा है, प्लस भी दे रखा है, तो आप कौन सा निशान लगाने वाले हो। यू शुड हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। समझ में आ गया बेटा, है ना? तो ये ध्यान रखना जरूर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आंसर निकालना ही हमारे लिए काफी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सारे न्यूमेरिकल्स ही आपको आने चाहिए एट एवरी कॉस्ट, जो मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो जरा, नॉट ओनली जस्ट न्यूमेरिकल, इसके अंदर क्वेश्चन आगे हम थ्योरी भी करने वाले हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इक्वेशंस दे रखी हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट ना करें, फॉर द गिवन, और ये दे रखा है आइडियल गैस में इन्वॉल्विंग इन एन आइडियल गैस, एज्यूम नॉन एक्सपेंशन वर्क इज 0। ठीक है, तो हमें इन सबको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग देखना है कि ये इसको फॉलो करते हैं कि नहीं। सबको फॉलो करना चाहिए। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, ए से बी में गए आप, ए से बी में, बी से सी में, सी से वापस ए के अंदर आ गए, है ना? ये होती है साइक्लिक प्रोसेस। तो इसके अंदर हमें पता है इंटरनल एनर्जी का चेंज डेल्टा यू क्या होता है, 0। कोई चेंज नहीं होने वाला है इंटरनल एनर्जी के अंदर। साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से शुरू होते वहीं आ गया। टेम्परेचर चेंज भी नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज भी नहीं होगा, प्रेशर चेंज भी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो अब हम फर्स्ट लॉ लिखें, डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू के केस में कि ये 0 है, इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। तो मैं लिख सकता हूँ क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू को इधर लेके आएंगे माइनस डब्ल्यू। अब ये माइनस डब्ल्यू का मतलब एक्सपेंशन वर्क नहीं है, हमने वहां डब्ल्यू नॉर्मल लिया था और ये माइनस अपने आप आ गया, है ना? तो अगर एक्सपेंशन है तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर कंप्रेशन है तो ये माइनस हो जाएगा, ऐसा चलेगा। तो पहले वाली इक्वेशन सही है कि नहीं है, मतलब पहली साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्यू इक्वल माइनस डब्ल्यू होता है कि नहीं होता? सही आ गया अपना आंसर। यस गाइज, समझ गए ना बेटा? हाँ जी, सब लोग कहाँ गए, यहीं पर हो क्या? यस सर। और बता दो। एक बार और बताऊं? ठीक है, सुनो क्या है। साइक्लिक प्रोसेस होती है ए बी सी, यानी ए से चले थे बी पर पहुंचे, बी से चले सी पर, सी से वापस ए पर आ गए, जैसे थे आप वैसे ही हो गए। तो क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा? 0। इंटरनल एनर्जी में चेंज तो नहीं होगा ना बेटा, फिर 0 है। अब मैंने फर्स्ट लॉ लगा दिया, डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज तो 0 होता है, हमें पता है साइक्लिक प्रोसेस में। तो ये आ गया डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल 0। अब क्यू की वैल्यू निकाल ली, डब्ल्यू उस तरफ चला गया, तो डब्ल्यू आ गया माइनस, वर्क डन आ गया माइनस, दैट्स इट। तो वो वहां पर भी उसने यही लिखा है कि क्यू इक्वल माइनस डब्ल्यू होता है साइक्लिक प्रोसेस में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? सर सी होगा आंसर। सी आंसर होगा, चलो देखते हैं, वेट बेटा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको? अब अगला देखते हैं भाई, यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट फर्स्ट हो गया, ये सही है, मतलब ये सही है। उसने बोला डज नॉट करेक्टली, तो पहले जो ठीक हो
जनरली हम ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक चीज लिखते होते हैं कि इसको ट्रू लिख लिया कि ये सही है, ट्रू। सेकंड देखो एडियाबैटिक वर्क है, एडियाबैटिक वर्क में क्या होता है आपको पता है ना, तो मैं यहाँ बी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, बी ऑप्शन के लिए। तो एडियाबैटिक 0 वर्क के अंदर डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू, और हमें पता है चेंज इन हीट क्या होता है, वो 0 होता है, प्लस पी डेल्टा वी होना चाहिए, है ना। पी डेल्टा वी की जरूरत नहीं है, वो डब्ल्यू में ही, डब्ल्यू की फॉर्म में ही, तो डब्ल्यू लिख देते हैं। तो यू इक्वल पॉजिटिव डब्ल्यू, लेकिन उसने तो लिखा नेगेटिव डब्ल्यू, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू ओनली, नॉट नेगेटिव डब्ल्यू। नॉर्मल कंडीशंस को अप्लाई करना है, इसमें कुछ खास यूं देखना नहीं कि वो एडियाबैटिक में उसने ये नहीं कहा कि वो कंप्रेशन है या एक्सपेंशन का वर्क है, कुछ नहीं कहा, तो हमने नॉर्मल डब्ल्यू लिख दिया, वो बाद की बात है। और ये कह रहा है कि हमेशा माइनस डब्ल्यू होता है, तो ये तो गलत हो गया, बी इज रोंग। ठीक है, फॉल्स कह लो या रोंग कह लो, जो भी है, ट्रू कह लो। उसके बाद सी देखते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो सी के लिए सॉल्व कर रहा हूं, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, है ना। देखो डेल्टा यू इक्वल होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखो क्या होगा, डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस, आइसोकोरिक होता है प्रेशर कांस्टेंट हो, तो पी डेल्टा वी, प्रेशर नहीं बदल रहा। सर वो सर तो वॉल्यूम आइसोकोरिक आइसो होता है। सॉरी वॉल्यूम 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 गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, है ना, आइसोकोरिक, आइसोबारिक में होता है वो, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो ये क्या आ जाएगा, क्यू प्लस, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम नहीं बदला, वॉल्यूम तो बदलना चाहिए ना, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया, तो यानी कि डेल्टा यू इक्वल हो जाएगा क्यू के, क्योंकि वो सारा तो 0 बन गया। और यहाँ पर इसने यही दे रखा है, इसका मतलब ये भी ट्रू है, सी इज ट्रू बेटा, समझ गए, आपने वो गलत सॉल्व किया था। अब बात करते हैं डी वाले की, है ना, डी को इधर सॉल्व करते हैं। क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, क्यू इक्वल माइनस डब्ल्यू। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये याद रख लेना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी का जो फंक्शन होता है ना, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है आइडियल गैस के लिए। अब ये एक नई चीज है जो आपको ऐड करनी है, मतलब इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी, वो 0 रहेगी, तो यहां पर भी मैं ये लिखूंगा इक्वल आएगा क्यू प्लस डब्ल्यू, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 आएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है आइसोथर्मल के लिए। तो यानी क्यू प्लस डब्ल्यू, तो वो क्या आना चाहिए, क्यू इक्वल क्या आएगा, डब्ल्यू उधर चला जाएगा माइनस डब्ल्यू, तो ये भी ट्रू है। समझ में आ गया भाई, यस सर। ये कंडीशनें आपको पता होनी चाहिए, याद रख लेना। इसमें मैं यस अभी आपको सर। कंफ्यूज भी कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करूंगा, डायरेक्टली डाटा को याद रखो, ठीक है, दैट विल बी बेटर टू यू। आगे बढ़ते हैं, तो ये यानी कि अब उसने क्या पूछा था, डज नॉट करेक्टली पूछा लॉ था हो ना, गया क्या? क्या कह रहे हो बेटा, हैसेस लॉ। नहीं हुआ बेटा, वो नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो देखिए डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट, तो यानी बी है जो करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता, दैट इज द फॉल्स आंसर, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब एक वर्क डन के लिए, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क डन के लिए एक डेरिवेशन करने वाले हैं। तो हमें पता W क्या होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, और एक्सपेंशन वाली डेरिवेशन ही करेंगे, तो माइनस PdV, यहां तक हम पिछली बार डेरिवेशन कर चुके थे, है ना। ये रिवर्सिबल है, डी लगा हुआ तो रिवर्सिबल है, DV। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, ये इंटीग्रेशन हो गया PdV, ताकि हम इस सबको जोड़ के कैलकुलेट कर सके कि वर्क कितना आ रहा है, ठीक है। अब देखो PV इक्वल NRT, ये सबको पता है, मेरे साथ ये नोट कर लो डेरिवेशन, बुक्स के अंदर ये थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। तो P की वैल्यू क्या है, NRT डिवाइडेड बाय P, ओ सॉरी V, ये समझ में आया। ये P की वैल्यू मैं यहाँ भर सकता हूँ, इस वैल्यू को क्यों भर रहा हूँ वो भी आगे बताऊंगा आपको मैं। तो ये P की वैल्यू यहाँ भर सकता हूँ ना, क्योंकि अगर DV का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिया तो फिर ये डेल्टा V बन जाएगा, और डेल्टा V बन गया तो वो रिवर्सिबल रहेगा ही नहीं, वो तो इरिवर्सिबल आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, वी विल डू दैट, W इक्वल, अब देखो जरा, P की जगह पर मैं भर रहा हूं NRT डिवाइडेड बाय V, और इसके मल्टीप्लाई में था DV को ऐसा ही रखा। यहां तक सबको समझ में आया, तीसरा स्टेप जो मैंने लिखा,
यहां तक, टिल दैट एवरीवन हैज अंडरस्टैंड दैट? हाँ बेटा जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, ठीक है, sir. ठीक है, ये नोट भी कर लो अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है, ताकि साथ के साथ आपको आ जाएगा, डायरेक्टली लिखोगे तो अभी याद हो जाएगा। और इसका फाइनल फॉर्मूला तो याद करना ही है एट एवरी कॉस्ट, ये याद रख लेना। तो W इक्वल क्या आएगा? अब देखो W इक्वल माइनस N जो है वो कांस्टेंट कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट कर दिए गैस के, R ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है। उसने बोला आइसोथर्मल, ऊपर देखो ये नाम बहुत जरूरी है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। रिवर्सिबल है मतलब मुझे D को यूज करना है, डेल्टा को यूज नहीं करना, याद रख लेना। तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर को भी बाहर निकाल लिया, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। तो क्या आया? तो यहाँ था dv ऊपर था, नीचे ओनली v बच गया। dv बाय v का इंटीग्रेशन करना है। ये स्टेप समझ में आ गया सबको? यस। यस सर। अब आगे देखो, जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है? nRT जब इंटीग्रेशन होगा इसका तो वहां लगेगा नेचुरल लॉग ln, ये बुक्स में ऐसा होता है ln, l छोटा होता है ln, नेचुरल लॉग, इसे नेचुरल लॉग पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यानी जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कुछ लॉज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग होता है। 150 से ज्यादा फॉर्मूले हैं, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आप इनको प्रैक्टिस करोगे, आपको ये याद करने पड़ेंगे सब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी के बच्चे हो तो डेफिनेट सी बात है, बायो के अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इतना ब्रॉड लेवल पर नहीं आता, ठीक है। और वो 150 फॉर्मूले आपको याद ही क्यों करने हैं? तो मैथ वाले तो अपने आप समझ जाएंगे कि एनआरटी के बाद नेचुरल लॉग क्यों लगा। रही बात बायोलॉजी वालों की, तो बायोलॉजी वालों को 150 फॉर्मूले याद करवाने का कोई तुक नहीं है, सीधा नेक्स्ट स्टेप याद कर लो। ऐसे ऐसे स्टेप पूरी +1 +2 के अंदर ज्यादा से ज्यादा पांच ऐसे स्टेप आएंगे जहां पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, 5 स्टेप। तो वो 5 स्टेप याद कर लो, बजाय कि 150 फॉर्मूले याद करें। आसान है ना? तो इसलिए डायरेक्ट स्टेप याद कर लीजिए, बात खत्म। तो वो मैं बता रहा हूँ क्या आता है, सीधा सीधा तो यानी इंटीग्रेशन बन जाता है नेचुरल लॉग, और dv बाय v जो है ये बन जाता है v फाइनल डिवाइडेड बाय v इनिशियल। क्लियर है भाई ये स्टेप सबको? यस और सर नॉट? डेरिवेशन करने जरूरी है? डेरिवेशन बेटा ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, सभी बुक्स में है, एनसीईआरटी में भी है, तो ये डेरिवेशन तो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर पेपर में आपके बोर्ड लेवल पर आ गई डेरिवेशन, ठीक है, +1 के अंदर आपके टीचर ने दे दी कि वर्क डन निकालिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल का, तो कैसे निकालोगे? तो ये डेरिवेशन आनी ही चाहिए। तो इसलिए 4 तो स्टेप है बेटा, क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे? देखो पीडीवी था, पीडीवी को क्या बदल दिया उसने, एनआरटी बाय वी कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया, डीवी बाय डीवी लगा दिया, इतना ही तो किया। इसके बाद सिर्फ एक स्टेप, और ये स्टेप याद रखना नहीं है एक्चुअल में, ये स्टेप फॉर्मूले का ही हिस्सा है। आगे देखो क्या है, जब नेचुरल लॉग को लोगरिथम में कन्वर्ट करते हैं, लोगरिथम पर हम एक सेशन लगाएंगे कभी, ठीक है, तो यहां पर आ जाता है, तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2.303, और ये अब बन गया लोग, और यहां पर आ गया v फाइनल डिवाइडेड बाय v इनिशियल। v फाइनल बाय v इनिशियल को v2 बाय v1 भी लिख सकते हो। तो यानी अब हम फाइनल फॉर्मूले में 2.303 को आगे लिख दूंगा मैं, माइनस ही रहेगा 2.303, माइनस मतलब एक्सपेंशन का वर्क है, ठीक है। 2.303 nRT, nRT इसके मल्टीप्लाई में है। ये फाइनल फॉर्मूला है, वो मतलब ये वाला फाइनल फॉर्मूला एक्चुअल में, बस मैं इसको थोड़ा स्पेसिफाई करके थोड़ा अच्छे तरीके से लिख रहा हूँ, लोग, ठीक है, v2 डिवाइडेड बाय v1, ये आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। ऊपर भी वही लिखा हुआ, v फाइनल की फॉर्म में लिख लो या v2 की फॉर्म में लिख लो, बात एक ही है। समझ में आ गया सबको ये? यस गाइस टेल मी, क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी, यस सर। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमें पता है P1 V1 इक्वल होता है P2 V2। अगर इसे प्रेशर की फॉर्म में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं P1 बाय P2, P2 इधर आ जाएगा, और V2 बाय V1, उल्टे हैं ये एक दूसरे के। P1 P2, P2 नीचे है तो वहां V2 ऊपर है, 2 ऊपर लगा हुआ है, 1 नीचे लगा हुआ। तो अगर इसी फॉर्मूले को अगर आपको V1 बाय V2 की फॉर्म में लिखना है, तो फिर वो P1 बाय P2 की फॉर्म में, तो ये चेंज आ जाएगा, P1 ऊपर होगा, ठीक है, तो यानी बाकी सब सेम रहेगा,
तो अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा करेक्ट करूं, इसी को यहीं पे करेक्ट कर देते हैं ना, यहीं पर अगर मैं इसी को यहीं पर डायरेक्टली लिख दूं, ठीक है, और ये कुछ ऐसे कि V2 V1 की जगह पर अगर हम लिखें P1 डिवाइडेड बाय P2, इसकी फॉर्म बस ये बदल जाएगी। क्लियर है? तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बन चुका है, सीधा सीधा आपको ये याद रखना है और ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। V2 बाय V1 की जगह पर ये ओब्लिक लगा के P2 बाय P1 लिख रखा है, और तो मैं ओब्लिक की जगह ना और लगाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कभी भी। ठीक है, तो यहां हम इसको और लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, और ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग टर्म है, इसको याद रख लेना, यानी V2 बाय V1 की जगह P1 बाय P2 लगा सकते हैं। दैट्स इट। तो ये डेरिवेशन क्लियर है सबको? ये नीचे रहा रिवर्सिबल वर्क डन है, P इनिशियल बाय फाइनल और वहां था फाइनल बाय इनिशियल, उल्टा है। यस गाइस, आगे बढ़ सकते हैं? यस और नॉट, प्लीज टेल मी। यस सर। ठीक है, जैसे ये रिवर्सिबल वर्क डन आइसोथर्मल के लिए, वैसे ये आइसोबारिक और वगैरह वगैरह सब के लिए भी होगा। देखो बेटा, आइसोथर्मल, आइसो बार, बार मतलब प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कोई दिक्कत नहीं देता, उसमें कभी उसके चेंज की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रेशर कांस्टेंट है। वैसे ही प्रेशर को हमने एनआरटी बाई वी में बदल दिया, उन सब के लिए होता है, लेकिन उन सब के लिए कोई चेंज नहीं आता, इसी के लिए सबसे ज्यादा चेंज आता है। बाकी के जो है वो हम आगे अभी करने वाले हैं, बिल्कुल आसान आसान है, देखते ही आपको लगेगा कि हाँ हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी में ये सारे आ जाएंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट, अब देखो ये आ गया इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल की जगह इरिवर्सिबल हो गया और आइसोथर्मल, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट वही है, पहले वाला ही है। तो इसमें क्या होगा, इरिवर्सिबल बहुत आसान है, W इक्वल क्या था, माइनस पी डीवी था, सीधा इंटीग्रेशन कर दो तो W इक्वल क्या आएगा, माइनस पी डेल्टा वी बन जाएगा। सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे, डेल्टा जहां पर आ गया, ठीक है, P बाहर निकल जाएगा क्योंकि P कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है, डेल्टा वी आ गया, सीधा P डेल्टा वी। समझ में आ गया? डायरेक्ट, कुछ नहीं करना, यानी कि जो चेंज है, जो क्या बोलते हैं इसको, जो हमारा एक्सटर्नल चेंज है, एक्सटर्नल प्रेशर है, जो प्रेशर है और जो चेंज है वॉल्यूम में, तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम, अगर बड़ा चेंज दिखाते हैं, डेल्टा लगाते हैं, तो वो इरिवर्सिबल है, अगर छोटा चेंज दिखा रहे हैं तो रिवर्सिबल है। बट छोटे चेंज को कैलकुलेट कैसे करोगे, तो मुश्किल हो गया, तो इसलिए हमने पीछे वाली डेरिवेशन की, छोटे वाले चेंज को दोबारा से देख लेना अब उसको, ये देखो छोटे वाला चेंज था यहाँ पर, छोटा चेंज, तो मैंने इस छोटे चेंज को पी V2 बाय V1 में कन्वर्ट कर दिया, यानी इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू भरनी है, ना कि आपको चेंज भरना है। अगर चेंज डेल्टा की फॉर्म में होता तो वो इरिवर्सिबल हो जाता, बस यही प्रॉब्लम है। तो हमने डेल्टा को डिनाई करने के लिए डीवी को कुछ अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इसलिए वो डेरिवेशन वैसी बनी। ये समझ में आ गया सबको? ये सिंपल सी है ना? आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब बाकी सब ऐसे ही हैं, तो बाकी सब में वही सेम टू सेम रहेगा, बस एक में ही गड़बड़ रहती है। अब ये एक ग्राफ है भाई, इस ग्राफ में रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एक्सपेंड हो रहा है सिस्टम, याद रख लेना, वर्क डन नेगेटिव होगा, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, दोनों में फर्क क्या है, प्रेशर यहाँ था और वॉल्यूम यहाँ था, ठीक है, ये पॉइंट आया तो वॉल्यूम नीचे था। अब मैंने क्या किया, प्रेशर थोड़ा सा मैंने कम कर दिया, यहाँ पर ले आया मैं प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा ये कम हो जाएगा, फिर से प्रेशर को थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है, तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ गया, वॉल्यूम इस तरफ बढ़ रहा है, सॉरी, ठीक है, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना गैस का, एक्सपेंड हो रही है गैस, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, ये थोड़ा सा, मतलब क्योंकि ये रिवर्सिबल है तो थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं प्रेशर में, प्रेशर को थोड़ा थोड़ा कम कर रहा हूं और वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, प्रेशर थोड़ा थोड़ा कम करने से वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। क्लियर है? जब शुरू में प्रेशर को, अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, स्ट्रेट लाइन मतलब ये कर्व बन रहा है ना, ये ऐसा भी तो आ सकता था, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम कम हो रहा है सीधी लाइन में, ये बात समझ में आई? अब ये कर्व क्यों बन रहा है, इसका रीजन बताता हूं। जब आपने शुरू में प्रेशर कम किया, ठीक है, शुरू में जब आप प्रेशर कम करेंगे तो गैस पर हाई प्रेशर था तो गैस जल्दी फैलेगी, वॉल्यूम जल्दी बढ़ेगा। जब आप बाद में प्रेशर कम करेंगे थोड़ी देर बाद, तो उस टाइम पर गैस हाई प्रेशर पर नहीं थी, अब वो प्रेशर लो हो चुका है, तो लो प्रेशर पर अब गैस भी एक्सपेंड कम करेगी, शुरू में ज्यादा एक्सपेंड करेगी, बाद में कम एक्सपेंड करेगी वॉल्यूम में। तो इस वजह से ये सीधी लाइन नहीं हो सकता, हर बार बराबर ऊंचाई पर नहीं जाएगा पिस्टन, हर बार बराबर
एक्सपेंड नहीं करेगी गैस, शुरू में जल्दी जल्दी वॉल्यूम बढ़ाएगी, बाद में धीरे धीरे, क्योंकि बाद में प्रेशर भी तो कम हो चुका है ना, तो दैट इज वाई, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये बात क्लियर है। और ये जो पूरा कर्व बनेगा, जो वायलेट कलर का पूरा कर्व बन रहा है, जो कर्व और ये जो पूरा जितना भी एरिया बनेगा, ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम है। तो ये सारा जो है प्रेशर इनटू डीवी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्क डन है, और ये सब नेगेटिव वर्क डन है क्योंकि एक्सपेंशन का है। ये समझ में आ गया सबको? यस और नॉट, प्लीज टेल मी गाइस। यस सर। अब अगला देखिए, इरिवर्सिबल वाले में, इरिवर्सिबल में प्रेशर यहाँ था तो वॉल्यूम यहाँ पर था, ठीक है, वी आई इनिशियल वॉल्यूम। अब मैंने प्रेशर अचानक से क्या किया, कम कर दिया, नीचे ले आया ना प्रेशर को, यहां से मैं यहाँ ले आया प्रेशर, तो वॉल्यूम अचानक से बढ़ गया। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ गया। दैट्स इट, अचानक से सीधा यहाँ आ गया है ना ये। तो इस तरह से अचानक से हुआ, मतलब पिस्टन, अब ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं कि पिस्टन क्या हुआ, पिस्टन अचानक से ऊपर चला गया। पिस्टन यहां पर था, प्रेशराइज था पिस्टन, ठीक है, गैस यहां थी, और फिर क्या हुआ, अचानक से पिस्टन जो है वो ऊपर चला गया, यहां पर पहुंच गया पिस्टन, ठीक है, एकदम से यहां पहुंच गया। तो वॉल्यूम क्या हुआ, एकदम से वॉल्यूम फैल जाएगा ना, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एकदम से हुआ। ऊपर से प्रेशर एकदम से मैंने क्या किया, कम कर दिया, और वॉल्यूम एकदम से ऊपर चढ़ गया। तो ये जो एरिया आएगा, ये वाला एरिया, ये देखो, ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम है ना, ठीक है, तो यहां पर ये यानी प्रेशर डेल्टा वी, अब मैंने डेल्टा लिखा, अचानक से चेंज, और ये भी वर्क डन है। तो दोनों में से वर्क कौन सा ज्यादा है, सोचो, एरिया किसका ज्यादा है, यानी कि जब हम रिवर्सिबल वर्क करते हैं तो वर्क डन ज्यादा होता है, मैक्सिमम, ठीक है, रिवर्सिबल वर्क जब होता है तो मैक्सिमम वर्क डन होता है, और इरिवर्सिबल में मिनिमम, मतलब कम होता है उसके मुकाबले। तो ये होगा, ये वर्क जो है ये मैक्सिमम होगा। ये बात सबको समझ में आ गई? यानी अब आपको सिर्फ ग्राफ याद रखना है, रिवर्सिबल वर्क डन में धीरे धीरे होता है तो एरिया ज्यादा बनता है, वर्क डन ज्यादा होता है, और उसमें अचानक से ऐसा होता है तो एरिया जो है वो कम बनता है, इसलिए वर्क डन कम होता है। गॉट दिस गाइज? ठीक है, अब नीचे जो लिखा हुआ उसको भी पढ़ लेते हैं। कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ऑफ द सिस्टम इज मैक्सिमम इन रिवर्सिबल, रिवर्सिबल में ये मैक्सिमम होता है, ये हम बात कर चुके हैं, वहां लिख भी चुका हूं। और वर्क ऑफ रिवर्सिबल जो है वो ज्यादा होता है वर्क ऑफ इरिवर्सिबल से, और ज्यादा नहीं, वो मैक्सिमम भी होता है, इससे ज्यादा वर्क डन किया ही नहीं जा सकता, याद रख लेना, इससे ज्यादा वर्क डन रिवर्सिबल में किया ही नहीं जा सकता। क्लियर है ये दोनों ग्राफ गाइज? टेल मी। यस सर। ठीक है, सर चलिए। इरिवर्सिबल केस में भी वर्क डन नेगेटिव आएगा? अरे वो तो बेटा एक्सपेंशन है ना, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का मतलब है कि छोटा चेंज और बड़ा चेंज, अचानक से काम कर दिया फटाफट जल्दी से, और एक होता धीरे 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 हम इनफाइनाइट टाइम लगा के वर्क डन कर रहे हैं, सिर्फ फर्क इतना है। एक्सपेंशन नेगेटिव का मतलब है एक्सपेंशन, मतलब पिस्टन ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव का मतलब होता है पिस्टन नीचे आ रहा है, ये फर्क होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेशन, इरिवर्सिबल आइसोकोरिक, इरिवर्सिबल है आइसोकोरिक, कोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो देखो वर्क डन क्या होता है भाई, ठीक है, वर्क डन जो था पी डेल्टा वी था, आइसोकोरिक है, इरिवर्सिबल है तो डेल्टा लगा दिया मैंने, है ना, माइनस एक्सपेंशन वाला मान लेते हैं तो माइनस लगा दिया, है ना, तो वर्क डन क्या होगा, माइनस पी, आइसोकोरिक वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम जीरो चेंज है, तो सीधी सी बात वर्क डन यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, सिंपल है। इरिवर्सिबल में सीधा डीवी लगाइए, डेल्टा वी लगाइए, है ना, डीवी की जगह डेल्टा वी आ जाएगा, और डायरेक्ट आप वैल्यू भरिए, सीधा आंसर है, कोई चक्कर नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो सिंपल वाले हैं, इनमें कुछ नहीं है, वो वर्क डन वही इंपॉर्टेंट था। आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वर्क डन इक्वल पी नेगेटिव पी डेल्टा वी, ठीक है, डीवी का वो कर दो इंटीग्रेशन, डेल्टा वी आ जाएगा, तो वर्क डन इक्वल प्रेशर कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर पे कोई फर्क नहीं है, जो भी है वही रहेगा, और डेल्टा वी वॉल्यूम भी चेंज आ जाएगा, तो यानी इसमें तो कोई फर्क आने वाला ही नहीं है, तो यही रहने वाला है, डब्ल्यू इक्वल सेम, है ना, क्योंकि वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना है उतना सही है, प्रेशर जीरो नहीं होना चाहिए,
कांस्टेंट हो सकता है, बट अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन वॉल्यूम 0 आ जाएगा। हमें प्रेशर का चेंज इन वॉल्यूम नहीं चाहिए होता, अगर हो तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वॉल्यूम का चेंज इन वॉल्यूम चाहिए होता है। अगर वो 0 हुआ चेंज इन वॉल्यूम तो ये 0 हो जाएगा, या प्रेशर 0 हुआ तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब एक नई चीज आती है गामा। गामा क्या है? हमने पहले किया था Cp माइनस Cv इक्वल R होता है, ये पिछले सेशन में हमने एक फॉर्मूला किया था, है ना, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू R होता है। तो अब हम करने वाले हैं गामा क्या होता है, तो Cp डिवाइडेड बाय Cv ये होता है इक्वल टू गामा। ठीक है, और हमें ये पता है कि Cp माइनस Cv इक्वल R होता है, तो अगर मैं Cp की वैल्यू निकाल लूं वो क्या हो जाएगी, R प्लस Cv, और R प्लस Cv वाली वैल्यू को मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में भर दूं तो Cp की जगह R प्लस Cv डिवाइडेड बाय Cv इक्वल हो जाएगा गामा। ठीक है, Cv को उस तरफ ले जाते हैं तो R प्लस Cv इक्वल गामा इंटू Cv हो जाएगा, या Cv गामा कह सकते हैं। अब Cv को दूसरी तरफ फिर से ले गया तो R इक्वल क्या आ गया, गामा Cv माइनस Cv, इस Cv को भी उठा के दूसरी तरफ ले आया। अब क्या करें, R इक्वल हो जाएगा, मैं यहाँ पर Cv को कांस्टेंट निकाल रहा हूँ बाहर, तो ये आ जाएगा गामा माइनस 1, ये डेरिवेशन होगी गामा माइनस 1, Cv गामा माइनस 1 इक्वल R। हाँ जी, समझ में आ गया सबको? Cp बाय Cv R होता है और गामा होता है, ये भी अब आपको याद रखना है। क्लियर है डेरिवेशन सभी को? यस सर। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, सीधा याद रखना। वो जो है ना कौन, ये रिवर्सिबल वर्क, इरिवर्सिबल वर्क, वो सारे आसान है, सिर्फ एक डेरिवेशन, वो W इक्वल माइनस NRT 2.303 और नेचुरल लोग V2 बाई V1, वो फॉर्मूला बस याद रखना आपको अच्छे से। उसके अलावा ये भी फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, और उसकी एक डेरिवेशन बेटरली याद रखना। इनका तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, डेरिवेशन याद हो ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं। अब एक और फॉर्मूला है जो आपको लर्न रखना है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, पीवी गामा इक्वल कांस्टेंट, यानी कि पी वी की पावर गामा है, याद रखना, वी की पावर और पी इसके मल्टीप्लाई में, वो इक्वल होता है कांस्टेंट, पीवी गामा इक्वल कांस्टेंट। और यहां इसको कैसे क्या डिराइव कर रखा है, अब उसके बारे में उसकी डेरिवेशंस देखते हैं। तो देखो u इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू, हमें पता है अगर v क्यू की वैल्यू 0 हो तो u इक्वल डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, और u हमें पता है NCVDT होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि du इक्वल NCVDT, है ना। सेम चीज du की जगह dq भी यही होता है, dq, और dq के साथ साथ dw भी यही होता है। तो यहां उसने वही प्रूव किया है कि अगर हीट 0 होगी तो u इक्वल डब्ल्यू हो जाएगा। तो अगर u इक्वल डब्ल्यू है तो du इक्वल dw इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा, NCVDT, ये हम पहले ही कर चुके हैं वैसे तो, और ये इक्वल होता है dq। ये तीनों फॉर्मूले एक साथ सीधे लिख सकते हो, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। कैसे लिखना है, क्या करना है, वो आपके सामने है। समझ में आ गया सबको? सीधा सीधा है कि u इक्वल डब्ल्यू हो गया तो u और w तो इक्वल हैं, और q इक्वल u पीछे हम प्रूव कर चुके हैं, ना भी प्रूव हो तो सीधा ये तीनों फॉर्मूले एक ही हैं, बस बात खत्म है। ठीक है, d की जगह डेल्टा लगा दो हर जगह पे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ डेल्टा लगा के भी उसको कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ उसने उसी को यूज किया है, du इक्वल NCVDT डेल्टा टी, CVDT नहीं है, CV डेल्टा टी है। अब इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले इसको उठाया, ठीक है, यानी ऊपर वाला सारा कचरा, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, अब देखो एक को उठा लिया, u को उठाया NCVDT के साथ में, एंड डेल्टा टी बना दिया CV। अब CV के लिए हमने पीछे एक फॉर्मूला डिराइव किया था अभी अभी कि CV गामा माइनस 1 ब्रैकेट में था इक्वल होता है R, ये जस्ट पीछे डिराइव किया था, है ना। इसी में CV की वैल्यू पुट कर दो तो CV क्या आ जाएगा, R बाय गामा माइनस 1। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में यहां पर मैं CV की वैल्यू पुट करने वाला हूं, ये CV की वैल्यू, क्लियर है। तो ये CV की वैल्यू पुट करने वाला हूं नीचे,
ठीक है, तो U इक्वल ये CV की वैल्यू W की जगह पर, सॉरी ये W वाले फॉर्मूले में, इसमें नहीं, इसकी जगह इसको W वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। W भी तो NCVDT होता है ना, तो W NCVDT है। ये इन्होंने सही लिखा नहीं है असलियत में, चलो मैं दोबारा से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ नेक्स्ट ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये है, ठीक है। सेकंड स्टेप मैं लिख रहा हूं वी नो W इक्वल N CV DT, ठीक है, N CV DT, W इक्वल DT की जगह डेल्टा T लगाना पड़ेगा, डेल्टा T। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप ये आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो डायरेक्ट ये बता दो कि ये हमें पता है, वी नो दिस, ये दोनों चीजें पता है, पहला और दूसरा स्टेप है ना। तो थर्ड स्टेप W इक्वल NR/DT, यानी CV की वैल्यू भरी अब हमने R बाय गामा बाय 1, तो R तो ये रहा और गामा बाय 1 ये रहा, गामा माइनस 1 ये रहा, और यहाँ था CV की जगह पर हमने R बाय गामा माइनस 1 भर दिया, तो WNRT बाय गामा माइनस 1 आ गया। यहां तक स्टेप सबको समझ में आ गया? यस गाइज, यहां तक सबको स्टेप समझ में आया बेटा? ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर लास्ट में इसने क्या किया, तो ये लास्ट स्टेप देखो इसने क्या कर रखा है, W इक्वल, तो P1 V1 इक्वल होता है NRT1, ठीक है। P2 V2 इक्वल होता है NRT2, दोनों को माइनस कर दो आपस में, P2 V2 माइनस हो जाएगा P1 V1 इक्वल हो जाएगा NR कॉमन आ गया, दोनों में NR कॉमन आ गया, तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 मतलब डेल्टा T। तो NR डेल्टा T की जगह पर, NR डेल्टा T की जगह पर हमने लिख दिया P2 V2 माइनस P1 V1, ये वाला लिख दिया, दैट्स इट। तो ये स्टेप यहां से आया, डिवाइड में सेम टू सेम है, क्लियर है? ये फॉर्मूला भी आपको अब अच्छे से याद करना है, दैट्स इट। फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी, वर्क डन P2 V2 P1 V1 गामा माइनस 1 इस तरह से निकलता है। अब ये गामा क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं, जस्ट ये पार्ट रह गया, ठीक है। लेट्स सी इट। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? काइनेटिक मोशन को ही ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। जब मॉलिक्यूल्स चल रहे होते हैं उनकी मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है और जेड एक्सिस है, तीनों डायरेक्शंस में चल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल। अब यहां पर देखते हैं, आगे एक चीज दे रखी है, अब उसको जरा ध्यान से देखना, वो क्या है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए ओनली एंड ओनली क्या होता है, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन होती है, और वो तीनों डायरेक्शंस में हो सकती है। मोनो एटॉमिक, एक ही एटम है, वाइब्रेशन नहीं होता इसमें, अकेला एटम सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन करता है। डाई एटॉमिक, अगर 2 एटम्स हो तो 3 होती हैं ट्रांसलेशनल प्लस 2 वाइब्रेशनल मोशन कर सकता है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये F का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम है, याद रख लेना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 3 + 2, और लीनियर पॉलीमोलिकुलर क्या करेगा, यहां पर यानी डायटोमिक हो गया। अब लीनियर हो और 2 से ज्यादा एटम हो, 3 4 5, लेकिन स्ट्रेट लाइन में हो, तो उनका भी सेम टू सेम है, 3 ट्रांसलेशनल करेगा, 2 वाइब्रेशनल करेगा, वो भी सेम करते हैं। बट अगर पॉली एटोमिक है और वो नॉन लीनियर है, तो वो 3 ट्रांसलेशनल कर सकता है और 3 ही वाइब्रेशनल मोशन कर सकता है। तो टोटल उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आएगा। 2 5 5 6, मोनोएटोमिक, पॉलीएटोमिक नीचे सबसे 3 6, और डाइएटोमिक और लीनियर पॉलीएटोमिक 5 5। ये याद रखना है। अब इससे क्या फायदा होने वाला है, ट्रांसलेशनल मोशन इनसे क्या होने वाला है डिग्री ऑफ फ्रीडम से, CV निकाल सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल की, F/2 × R, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, F+2/2 × R। और गामा भी निकाल सकते हो, गामा क्या था, CP
डिवाइडेड बाय CV। इन दोनों का, वैसे तो इन दोनों को डायरेक्ट आपस में डिवाइड कर दो तो भी निकल आएगा, बट उसकी बजाय आपस में डिवाइड की बजाय F+2/F इससे भी निकाल सकते हो। तो सोचो हीट कैपेसिटी निकालनी हो किसी की, कैसे निकाल सकते हो? बहुत आसान है। हीट कैपेसिटी सीधा आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता करनी है, वो तो पता ही है, बस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वो लीनियर है, 2 एटम वाला है, 3 एटम वाला है, वो पता लग जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम सामने आ गई, R पता ही है ऑलरेडी, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता लगता है, CV भी निकाल सकते हो, CM भी निकाल सकते हो, CP भी निकाल सकते हो, है ना, और साथ में गामा भी निकाल सकते हो। दैट्स इट। एंड डायरेक्शन, ये समझ में आ गया भाई? दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइज। ये सबको क्लियर है? यस और नॉट, प्लीज टेल मी। यस सर। यस ठीक है, सर। अब किसी को अगर डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग अभी ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।